दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि इस सप्ताह में घटित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या घटनाएं घटी है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से लोग जुड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लेते हैं टॉपिक, आम बजट 2023-24 की मुख्य बातें, यानी इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वित्त मंत्री जो हमारा जो है वो सीतारमन है, निर्मला सीतारमन, जो कि 1 फरवरी को बुधवार को यानी 5वां बजट केंद्रीय बजट 2023 पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 का उद्देश्य वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था का समग्र विकास करना है। ठीक, तो मुख्य उद्देश्य क्या रखा है इस बजट में? तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में पूरे विश्व के अकॉर्डिंग भारत की अर्थव्यवस्था का समग्र विकास करना, यानी अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। वर्ष 2024 के आम चुनाव से पहले यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। दूसरा कार्यकाल यानी 2019 से शुरू हुआ है, उसका यह आखिरी बजट है। तो 2024 के आम चुनाव से पहले का यह आखिरी बजट यानी है हो रहा है। उसके बाद फिर यानी आम चुनाव यानी लोकसभा का फिर से जो इलेक्शन होगा वह 2024 में होने वाला है। बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी जाना जाता है, यानी बजट मतलब होता क्या कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी लेखा जोखा, वार्षिक लेखा जोखा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, यानी 2023 का जो रिपोर्ट बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है। जब भी आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट पेश किया जाता है, तो यानी इस बार 31 जनवरी को पेश किया गया था। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बोल रहा है कि भारत की जीडीपी 6 से 6.8 के बीच बढ़ने की उम्मीद है। यानी इस बार भारत की जीडीपी जो है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में बोलते हैं इसी को, सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बोला कि 6 से 6.8 के बीच बढ़ने की उम्मीद है, जिससे यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन सकती है। यानी भारत जो है, भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है, अगर ये यानी जो अनुमान लगाया गया, रिपोर्ट जो पेश किया गया है 6 से 6.8 के बीच रहने का उम्मीद अगर रह गया तो। दूसरा हम लोग देखते हैं टॉपिक है, एयर मार्शल एपी सिंह बने भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बना है। कौन एपी सिंह बना है? तो चलिए देखते हैं। तो अमरप्रीत सिंह यानी एपी सिंह को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने एयर मार्शल संदीप सिंह का स्थान लिया है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, नेशनल डिफेंस कॉलेज और नेशनल डिफेंस एकेडमी से पढ़े हुए हैं। अमरप्रीत सिंह को 1984 में इंडियन एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। एयर मार्शल को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए 2019 में गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा अति विशिष्ट सेवा मंडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। तीसरा पॉइंट पे आते हैं, आर्थिक समीक्षा 2022-23 की मुख्य बातें, यानी जो पेश किया गया था आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023, तो उसका जो मुख्य बातें जो है 22-23 का क्या है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने चालू वित्त वर्ष पर आधारित आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है, जिसको लेकर मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने मीडिया को संबोधित किया और आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी का विकास 6 से 6.8% रहेगी, जो वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं पर आधारित निर्भर करता है। ये जो है रिपोर्ट 6.6 से 6.8 के बीच रहेगा, वो वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रम पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 8.7% रही थी। चौथा पॉइंट है, देखते हैं इसके बारे में। तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने शुभमन गिल। तो शुभमन गिल जो है, तीनों फॉर्मेट का जो शतक जड़ने वाला सबसे युवा क्रिकेटर जो है वो शुभमन गिल बन गया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20I मैच में भारतीय ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल ने शानदार शतक जड़ा। इसके साथ ही वह इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले इतिहास के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए। अपने पहले T20I शतक के साथ शुभमन गिल ने 23 साल में
140 दिन की उम्र में, यानी 23 साल 140 दिन की उम्र में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक जड़ने की उपलब्धि हासिल की है। साथ ही वह T20I शतक जड़ने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर भी बन गए हैं। भारत के इस 23 वर्षीय ओपनर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20I में 63 गेंदों पर नवाद 136 रन की पारी खेली, 126 रन की पारी खेली। पांचवा आप देखते हैं आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स क्या है। आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स देखते हैं, ये जारी कर दिया है आरबीआई ने। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल भुगतान सूचकांक सितंबर 2022 में मार्च के 349.30 के स्तर से बढ़कर 377.46 हो गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार फिनटेक अपनाने की दर वैश्विक औसत 64% की तुलना में भारत में 87% बढ़ी है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और चीन के बाद भारत ने डिजिटल भुगतान में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत बोल रहा है अमेरिका और चीन के बाद जो है भारत तीसरा डिजिटल भुगतान में तीसरा स्थान में है। पहला स्थान अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा भारत। आरबीआई डीपीआई में 5 व्यापक पैरामीटर शामिल है जो विभिन्न समय अवधि में देश में डिजिटल भुगतानों के बारे में डेटा उपलब्ध कराते हैं। छठा पॉइंट है उत्तराखंड की झांकी को रिपब्लिक डे पैरेड में यानी 26 जनवरी की पैरेड में मिला प्रथम पुरस्कार, यानी इसको प्रथम पुरस्कार मिला है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस के पैरेड अवसर पर अपने राज्य की कला और संस्कृति के प्रदर्शन करने वाले उत्तराखंड की झांकी में प्रथम पुरस्कार जीता है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दूसरे और तीसरे। 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी का थीम टाइटल मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानस खंड था, मानस खंड टाइप, जिससे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुझाया था। मंत्रालयों और विभागों की कैटेगरी में जनजातीय कार्यालय मंत्रालय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता। 7वां पॉइंट, जोशीमठ आपदा के बाद मसूरी हिल स्टेशन के लिए स्पेशल अध्ययन आदेश जारी किया। जोशीमठ में जो अभी आपदा आया है उसके बाद जो है ना मसूरी हिल स्टेशन के लिए भी स्पेशल अध्ययन के लिए आदेश जारी कर दिया है। जोशीमठ आपदा के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मसूरी हिल स्टेशन के लिए एक विशिष्ट अध्ययन करने के लिए निर्देश जारी किया है। इसके लिए ट्रिब्यूनल ने 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इस 9 सदस्य कमेटी का गठन मसूरी में पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए किया गया है। उत्तराखंड में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संयुक्त समिति का गठन किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने समिति को 2 महीने के भीतर अपना अध्ययन पूरा करने और 30 अप्रैल तक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को निर्देश दिया है। 8वां पॉइंट है दिग्गज फिल्म डायरेक्टर जो है के विश्वनाथ का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका जो है 1985 में आई तेलुगु फिल्म स्वाति मुत्तन सुपरहिट रहा था, जिसमें कमल हासन ने अभिनय किया था। के विश्वनाथ को वर्ष 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और वर्ष 2017 में दादा साहब फाल्के से भी सम्मानित किया गया। के विश्वनाथ को 2017 में दादा साहब फाल्के मिला है। 9वां पॉइंट है इस मार्च में यानी 2023 का जो मार्च में है इन 4 एयरपोर्ट पर होगी पेपरलेस एंट्री। तो कौन कौन है देखते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी FRT, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के आधारित टीजी यात्रा सुविधा मार्च 2023 तक कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद हवाई अड्डों पर लागू कर कौन कौन कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद अड्डे पर लागू कर दी जाएगी, जिसकी मदद से यात्रियों की कॉन्टैक्ट लेस पहचान को पूरा किया जाएगा। डीजी यात्रा पहल वर्तमान में दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी सहित 3 एयरपोर्ट में दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। मतलब समझने कि पहले से ये लॉन्च किया जा चुका है। कहाँ कहाँ, दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी में, लेकिन अभी 4 शहर कौन कौन, तो कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद में इसको अभी पेपरलेस लागू किया जाएगा। डीजी यात्रा सुविधा के तहत एयरपोर्ट पर यात्रियों को कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस चेक इन और बोर्डिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। डीजी यात्रा के दौरान सुविधा के अनुसार के तहत कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस चेक इन बोर्डिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। इस सुविधा का क्रियान्वयन डीजी यात्रा फाउंडेशन, किसके द्वारा, डीजी यात्रा फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। 10वां पॉइंट है आम बजट 2023-24 में लैब ग्रोन डायमंड का भी बड़ा ऐलान किया है। लैब ग्रोन डायमंड यानी लैब में डायमंड को बनाया जाएगा। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लैब में तैयार होने वाले हीरों के विकास के लिए एक नई घोषणा की है। वित्त मंत्री ने
घोषणा की कि लैब ग्रोन डायमंड के विकास में उपयोग होने वाले बीजों यानी सीड्स पर सीमा शुल्क कम किया जाएगा। साथ ही देश में किसी एक IIT संस्था को इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अनुदान प्रदान भी किया जाएगा। लैब ग्रोन डायमंड को प्राकृतिक हीरों के विकास प्रक्रिया का नकल करने वाली एक स्पेशल टेक्नोलॉजी के माध्यम से लैब में तैयार किया जाता है। लैब ग्रोन डायमंड जो है ना वो प्राकृतिक हीरों के विकास की प्रक्रिया का खाली सिर्फ नकल करेगा और स्पेशल टेक्नोलॉजी के माध्यम से लैब में डायमंड को बनाया जाता है। इसका निर्माण का उपयोग होने वाले सीड्स के रूप में अक्सर ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। इसमें जो सीड्स के रूप में जो इस्तेमाल होगा वो ग्रेफाइट इस्तेमाल होता है। तो ये था आज का टॉपिक यहाँ तक। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।